क्लास के बाद आके बोल रहे थे कि मेरा जो साइंस का जो पोर्सन है वो काफ़ी वीक है। तो इस टाइप के बैच के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले कुछ टर्म जो है हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे अपना पूरा पूरा टॉपिक। अगर हम लोग बात करें कि भाई ये जो टर्म आप यूज कर रहे हैं तो इसका उपयोग क्या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है? तो नहीं, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो भी टर्म हम यूज़ करेंगे वो टर्म कहीं ना कहीं आफ्टर 67 बीपीएससी वो आपको 68 में दिखा है, 69 में दिखा है और 17वीं में भी दिखा है। तो 68वीं, 72वीं और 17वीं में जो भी चीज़ें यूज हुआ है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, उसको हम लोग पहले क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, जिससे कि जो टर्म यूज किया जाए लॉन्ग आंसर लिखते समय तो आपको क्या हो, तो काफ़ी आसानी हो। तो हेडिंग देंगे, हेडिंग लिखिएगा। मेरे घर में पूजा था तो आपका क्लास कल हुआ नहीं है और कल भी नहीं हुआ क्लास, इसलिए हम आ गए, नहीं तो आज मेरा भी छुट्टी ही रहती। आगे से लेट नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग समझने के लिए है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाता है। आज का यही है। तो लोग टर्म को समझेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा हम लोग का सिलेबस एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो हम लोग समझेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाता है। और ये जो क्वेश्चन है आपका 17वीं बीपीएससी में शॉर्ट आंसर का एक क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, इसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे। तो लिखिए यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। ठीक है, आप आज पहली बार आए हैं, आपका प्रीलिम्स हुआ है? अच्छा, नहीं मैं आपको प्रीलिम्स हुआ है क्या? प्रीलिम्स नहीं हुआ है। अगर देखा जाए कि इस तरह का क्वेश्चन है तो हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखेंगे। तो आपको हम बस पॉइंट बता रहे हैं, इसको समझिएगा और इसको लैंग्वेज में आपको खुद से लिखने के लिए है, ठीक है। तो साइंस एंड, हाँ ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, आज हम भी लेट है तो चलेगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है क्या काम किया है, तो लोअर यील्डिंग एग्रीकल्चर को, लोअर यील्डिंग एग्रीकल्चर को या फिर लेबर इंसेंटिव एग्रीकल्चर को, लेबर इंसेंटिव एग्रीकल्चर को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, हम हर एक वर्ड का मीनिंग भी बतलाएंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, टेक्नोलॉजी बेस्ड, इसको टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाया है और साथ ही साथ इसका जो प्रोडक्टिविटी है उसको सरप्लस करने का काम किया है। तो इंट्रोडक्शन हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चीज़ों को पहले समझिए, हम क्या बोल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन क्या था कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा रहा है। तो एक नॉर्मल सा कि हम इंट्रो में क्या लिखें, तो 6-7 क्वेश्चन आपको हम बतलाएंगे कि ऐसे आपको लिखने के इंट्रो में लिखना है कि शुरुआत में हमारा जो एग्रीकल्चर कैसा था, मतलब उसका आउटपुट क्या था, काफ़ी कम था। उसमें लेबर लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, चाहे वो जानवर हो चाहे वो क्या हो, तो इंसान हो। वहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ही ऐसा किया कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब होता क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो कि आपको सिर्फ आपको जो है इससे आपको जीवन का वहन ही हो सकता है, वैसे एग्रीकल्चर को किस में चेंज किया है कि अब भाई सरप्लस एग्रीकल्चर हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो हमारा एग्रीकल्चर लेबर बेस्ड था वो क्या हो जाएगा, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एग्रीकल्चर में कुछ भी अगर प्रश्न बनेगा तो आपको इस टाइप का इंट्रोडक्शन जो आपको लिखने के लिए है। अब थोड़ा सा देखिए आपको, और हम इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे ऐसे पॉइंट वाइज। फिर आपका होमवर्क क्या रहेगा, इसको क्या करने के लिए लैंग्वेज में लिख करके लाना है, ठीक है। आपको हम रोड मैप दिखला दिए कि आपको क्या लिखने के लिए है,
अगर हम पूरा का पूरा लैंग्वेज लिखेंगे तो आपको समझिए कि हम वैसाखी पकड़ा दिए हैं। तो लैंग्वेज में आपको खुद से लिखने के लिए है, ठीक है। तो लिखिए इसको। तो फास्ट फास्ट लिखना है। चलिए हो गया। अब देखिए ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ पे हम लोगों को हेल्प किया है, कहाँ कहाँ पे हम लोगों को क्या किया है, तो हेल्प किया है। तो भाई चाहे वो सीड लेवल पे बात किया जाए, बीज को भी क्या बनाया है, HYV बनाया है। ये क्या होता है HYV, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सीड, सॉइल को भी क्या किया है, सॉइल के जो आपका फर्टिलिटी है या फिर सॉइल को जो डिकोडिंग करना हुआ, डिकोडिंग क्या होता है सॉइल का, कि सॉइल के अंदर में कितना ह्यूमस है, कितना मॉइस्चर है, और NPK का जो प्रोपोर्शन है। व्हाट इज NPK, NPK, NPK क्या होता है, अगर फर्टिलाइजर खेत में एक किसान छींट रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस खेत में या तो नाइट्रोजन की कमी है, या किसका कमी है तो फास्फोरस का कमी है, या किसका कमी है तो पोटाशियम का कमी है। तो ये सब चीज़ें तो पहले नहीं था, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो थी वो पहले नहीं थी, ये सब चीज़ हुआ है। तो सॉइल को, सीड को सही किया, सॉइल को सही किया, और किस चीज़ को सही किया है, इरिगेशन को, और किसको सही किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हार्वेस्टिंग को। हार्वेस्टिंग क्या होता है, फसलों की कटाई जो है, ठीक है ना, फसलों की जो कटाई जो है, इसको भी जब सही ढंग से हो रहा है। इसके बाद जब फसल कट करके आ जाता है तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, कंजर्वेशन। क्या होता है, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग प्याज का खेती कर ली है, तो किसान के पास में स्टोरेज पहले नहीं था, तो प्याज क्या होता था, सड़ जाया करता था। अब हम लोग कंजर्व कहाँ कर पाते हैं इसको, कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में। तो ये इतना बात हमको उम्मीद करते हैं कि आप कहाँ लिखिएगा, इंट्रोडक्शन में लिखिएगा। तो रेडी, मतलब रेडी टू यूज है, चीज़ों को समझिए, पॉइंट को लिखिए, और लैंग्वेज में आपको लिखने के लिए है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसमें अमूलचूक, जो हिंदी वाले हैं इसमें अमूलचूक क्या किया है, तो बदलाव किया है। चाहे मिट्टी हो, चाहे उसका बीज हो, चाहे उसकी कटाई हो, चाहे उसकी सिंचाई हो, सब में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपना क्या है, तो अलग ही उपयोग है। ये आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे बॉडी पार्ट की तरफ चलेंगे। बॉडी पार्ट की तरफ चलें, बट उसके पहले थोड़ा सा और हम अगर डिस्कस करना चाहें तो कुछ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि ये जो चीज़ है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको हम थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि आज आप यहाँ बैठ कर पढ़ाई कर पा रहे हैं, आज शहर में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, आज आपको फैक्ट्रीज दिखता है, आज आपको बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री जो है वो दिख रहा है, हम लोग टूर पे जा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके पीछे एक चीज़ का अहम योगदान है। वो क्या है कि आपके पेट में क्या है, तो खाना है, ठीक है, पेट में खाना है। अगर मान के चलिए कि आज किसान खेती नहीं करता है, आपके घर में खाना खाना आपके पास सब चीज़ है, ठीक है, आपके पास में क्या है, भोजन नहीं है, खाना खाने का नहीं है, यहाँ कोई नहीं आएगा पढ़ने, यहाँ कोई नहीं आएगा पढ़ाने। हम लोग कहाँ पे मिलेंगे आपको, खेत में मिलेंगे, खुद से क्या करेंगे, खेती करेंगे, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ क्या है, खाना। तो एक ये भी तरीका है इसको स्टार्ट करने का, ठीक है। अब पहले क्या था, पहले मान के चलिए कि 10 परिवार है, और 10 परिवार, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, हिंदी में मेरा हर्षय दीर्घ में गलत होता है क्योंकि मेरा मीडियम में नहीं है। तो 10 परिवार मान के चलिए कि कहाँ पे है, आपका घर पे है, उसका ये खेत है। तो पहले के ज़माना में ये 10 परिवार
इस खेत में आ करके क्या करता था, दिन भर खेती कर रहा है। तो इसमें का जो बच्चा है या जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो पढ़ाई कैसे कर पाएगा। अब लेकिन क्या होता है कि ये 10 परिवार का ज़रूरत नहीं है, एक ट्रैक्टर आएगा और इस खेत को क्या करेगा, जोत पाएगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज समझ रहे हैं। तो आपको हम 2 तरीका बतलाए हैं इस आंसर को लिखने का। एक सीधे आप लिखिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव है, और एक ये भी तरीका है, इस तरीके से भी आप जो है इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। क्लियर है, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बॉडी पार्ट पे। तो इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए ऐसा नहीं कि पेपर में इंट्रोडक्शन लिख करके लिखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम लोग बॉडी पार्ट पे आते हैं और सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा सीड। सीड में क्या क्या हुआ है, सीड यानी कि बीज, बीज में जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हुई है आपको उसको लिखने के लिए है। तो यहाँ पे लिखिएगा हाई यील्डिंग वेराइटीज। सीड में हम लोगों को HYV सीड के बारे में पता है क्या होता है, क्या होता है? HYV जैसे मान के चलिए कि एक नॉर्मल सा धान का बीज है, उसको हम लगाते हैं और एक आपको HYV सीड मिला है। ठीक है, तो आपका सीड मेरे सीड से बेहतर कैसे है? बहुत अच्छा। ये क्या होगा, सबसे पहले HYV सीड जो होगा वो क्या होगा, पेस्ट रेजिस्टेंस होगा। और क्या होगा, और क्या होगा, हाँ, इसको सिंचाई की ज़रूरत क्या पड़ेगी, तो कम पड़ेगी। ठीक है ना, लो सिंचाई में भी ये क्या करेगा, काम करेगा। और क्या हो सकता है, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इसका ज़्यादा होगा, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो जीन है उसको माइक्रो लेवल पे साइंटिस्टों ने क्या किया है, बदल दिया है। ठीक है, तो HYV सीड में आप इस पॉइंट को लिखिए कि HYV सीड वैसे सीड होते हैं, वैसे बीज होते हैं जिनको पानी की व्यवस्था, जिनको पानी की ज़रूरत कम होती है, जिनको पानी की ज़रूरत क्या होती है, तो कम होती है, जिनको पानी की ज़रूरत कम होती है, जिनको पानी की ज़रूरतें कम होती है। और क्या आप लिख सकते हैं, इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस आदि कम प्रभाव डाल पाते हैं, जैसे बैक्टीरिया वायरस आदि कम प्रभाव डाल पाते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वायरस आदि कम प्रभाव डाल पाते हैं। ये उच्च उपज वाली होती हैं। ठीक है, सेकेंड हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इससे सॉइल में क्या हुआ है। तो पहले पॉसिबल ही नहीं था, अब सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो एक वर्ड आएगा टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग अब जो है पॉसिबल हो पाया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जो भी नीड है हम लोग उसको इससे समझ पाते हैं। नीड में क्या कि मॉइस्चर, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस पानी की मात्रा को कहते हैं, ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं। फिर सॉइल है, इसके ऊपर पत्ता वत्ता गिर गया, सड़ने के बाद क्या बन गया, खाद बन गया, उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। तो मॉइस्चर, ह्यूमस, ठीक है, टेम्परेचर, टेस्टिंग के माध्यम से क्या क्या पता चलेगा, मॉइस्चर, ह्यूमस, टेम्परेचर पता चलेगा, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, इसके बारे में हम लोग को आइडिया लगता है। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट के बारे में हम लोगों को आइडिया लगता है। ठीक है, अब
मान के चलिए कि ये सब टेस्ट हम लोग कर लिए हैं, क्या टेम्परेचर है उसका, ह्यूमस है कि नहीं, मॉइस्चर है कि नहीं, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट है या नहीं है, तो इससे जो हमारा फसल होगा, क्रॉप हेल्थ, वो इम्प्रूव होगा या इम्प्रूव नहीं होगा, इम्प्रूव होगा। तो क्रॉप हेल्थ क्या हो जाएगा भाई, इम्प्रूव हो जाएगा। क्रॉप हेल्थ क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला अगला पॉइंट है इरिगेशन। टू द पॉइंट पढ़िए, टू द पॉइंट लिखिए, अच्छा नंबर लाइए। इरिगेशन, इरिगेशन, पहले इरिगेशन कैसे होता था, पहले क्या तरीका था इरिगेशन का? नहर पाइन तो था ही, चल ठीक है, नहर था, पाइन था, चलिए बिहार के लिए। और क्या था, हम लोग मानसून पे क्या थे, तो डिपेंड था। बोलना है भाई, ऐसे करके बोलिएगा तो कुछ पॉइंट मेरा, कुछ पॉइंट आपका सीधे प्रेजेंट कर पाइएगा। और एक रेहट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, मूविंग व्हील, ठीक है ना। अब इसके जगह पे हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, ड्रिप एग्रीकल्चर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या हो पाया है, तो ड्रिप इरिगेशन, सॉरी ड्रिप इरिगेशन लिखिए, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर इरिगेशन, क्या तो ड्रिप इरिगेशन, क्या तो स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सब चीज़ का हम लोग यूज कर पा रहे हैं, स्प्रिंकलर्स का यूज कर पा रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या है, ड्रिप इरिगेशन का, ड्रिप इरिगेशन देखे हैं कैसा होता है, कैसा होता है, चीज़ों को एकदम अच्छे से एनालाइज करना है। मानिए कि ये केला का पौधा है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक पाइप बिछाया हुआ रहेगा, यहाँ पाइप में छेद रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसके जड़ के पास ही क्या कर रहा है, पानी दे रहा है। पहले मेरे पास कोई मेथड नहीं था, यहाँ पे हम लोग बोरिंग स्टार्ट किए और पूरा का पूरा पानी बह रहा है और कट रहा है, तो भाई यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो वाटर को क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, वाटर वेस्टेज भी है। ओवर इरिगेशन से प्रॉब्लम क्या है, ओवर इरिगेशन से एक चीज़ है लीचिंग, क्या होता है, लीचिंग होता है। लीचिंग क्या होता है, ये है, आप ध्यान से सुनिएगा, डाउट है तो पूछिएगा। ये सॉइल है आपका, सॉइल के ऊपर में एक नमक का लेयर जम जाता है, वाइट कलर का, वाइट सॉल्ट लेयर, और बाद में क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी तरह का ग्रोथ आपको देखने के नहीं मिलेगा, वो ज़मीन क्या होता है, तो बंजर हो जाता है। तो ओवर इरिगेशन भी क्या है, काफ़ी ख़राब है। तो हम लोगों को ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं क्या होता है, होता क्या है कि वाटर का जो वेस्टेज है ये भी डिक्रीज करता है, वाटर वेस्टेज डिक्रीज करता है। लिखिएगा कि वाटर वेस्टेज जो है वो भी क्या करता है, तो डिक्रीज करता है। ठीक है, अब बहुत अच्छा से समझने वाला बात है कि आप बैठे हुए हैं और ज़बरदस्ती आपको हम 10 लीटर पानी पिलाएं, तो आपकी किडनी पे स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या उन लोग पे क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड है जो कि आपके आंसर में लिखना है, जो आप लिखते हैं इसको कि क्रॉप स्ट्रेस डिक्रीजेज। इसको जब अब एक चीज़ क्वेश्चन पूछता है लोग कि आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो सर बतलाइए कि अंडरलाइन किस वर्ड को करें, तो इस वर्ड को आप क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए कि भाई अगर हम लोग इरिगेशन, खाना उतना ही मिले जितना ज़रूरत है, पानी उतना ही मिले जितना ज़रूरत है, तो हम अच्छे से ज़िंदा रह सकते हैं, एक्टिवली ज़िंदा रह सकते हैं, और हमारे ऊपर किसी भी तरह का स्ट्रेस जो है वो नहीं होगा। तो क्रॉप स्ट्रेस भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। टेक्निकल वर्ड है, आपको इसको मेंशन करने। हाँ 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 हाँ, तनाव। अच्छा, आप ही सिर्फ हिंदी मीडियम के हैं क्या, आप भी हिंदी मीडियम के ही हैं, अच्छा ठीक है। तो क्रॉप स्ट्रेस जो शब्द है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग देखते हैं कि डिजिटल टूल्स का उपयोग बढ़ा है। लिखिए, डिजिटल टूल्स का उपयोग जो है बढ़ा है। जैसे कि हम लोग एग्रीकल्चर में अब क्या यूज कर पा रहे हैं, जीपीएस सिस्टम का यूज कर पा रहे हैं। लिखिए डिजिटल टूल्स, अब इसका हम पहले कौन कौन डिजिटल टूल है उसको हम लिखवाते हैं और फिर इसका प्रयोग के बारे में बताएंगे कि भाई एग्रीकल्चर में क्या आया।
तो लिखिएगा हेडिंग डिजिटल टूल, डिजिटल टूल हेडिंग लिखिए। इसमें आपको मेंशन करने के लिए है जीपीएस, सेंसर्स, ड्रोन, सैटेलाइट। ठीक है, क्या क्या लिखे हम लोग? जीपीएस, सेंसर, ड्रोन, सैटेलाइट, ये सभी मिलकर के ये सभी मिल करके साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट, साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट, हम समझाएंगे क्या होता है वर्ड। साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट करवाता है। मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा खेत है, ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इसको अच्छे से देख पाए। तो जीपीएस के माध्यम से इस फील्ड का रिक्वायरमेंट क्या है, मान के चलिए कि मेरे पास 1000 बीघा ज़मीन है और हमको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अगर मेरे पास जीपीएस है, सेंसर है, सैटेलाइट है, तो हम प्रिसीजली देख सकते हैं कि कौन सा जगह में घास उगा हुआ है, किस जगह में अनवांटेड क्रॉप जो है उगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ों को जो है मतलब कि पूरा का पूरा बड़ा खेत है, उसमें हम लोग अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक एक जगह घूम घूम करके देखना पड़ेगा। हो सकता है कहीं वाटर लॉगिंग हो आपके खेतों में। तो साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट करने के लिए जो डिजिटल टूल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लिखिएगा साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट करता है ये, इसको लिखेंगे साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट करता है। हिंदी में साइट स्पेसिफिक प्रबंधन साइट स्पेसिफिक प्रबंधन जो है वो करता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद एक चीज़ और आपको मेंशन करने के लिए है कि फार्म में अब टेक्नोलॉजी आ चुका है। फार्म में क्या आ चुका है? मशीनरी आ चुका है। तो कौन कौन से मशीन आ चुके हैं? तो आप मशीन का कुछ नाम बताइए। फार्म मशीनरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या आया है? फार्म मशीनरी आया है। जैसे कि क्या आया है? ट्रैक्टर्स आया है। और क्या आया है बताइए? हार्वेस्टर्स आए हैं, ट्रैक्टर्स आए हैं, हार्वेस्टर आए, और क्या आया है? देखिए ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, ट्रांसप्लांटर, ठीक है, लिखिएगा। इससे काम तेज होता है और इससे काम तेज होता है और इनपुट कुशलता सुधरती है। कॉस्ट रिड्यूस होता है। कॉस्ट क्या होता है? इससे रिड्यूस होता है। कॉस्ट रिड्यूस होता है। कैसे कॉस्ट रिड्यूस होता है? एक ट्रैक्टर जो है कम से कम 10 आदमी का काम कर सकता है। तो कॉस्ट रिड्यूस भी करता है। हमारे जो भी एग्रीकल्चर फील्ड है उसको कॉस्ट रिड्यूस भी करने का काम करता है। इसको भी आपको मेंशन करने के लिए है। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अब हम इस पर डिस्कस करना चाहेंगे, थोड़ा सा इतिहास से लेकर के अभी तक का हम बात को डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे कि कैसे मशीन जो है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। तो यहाँ पे सभी लोग इतिहास से भली भांति परिचित होंगे। इस पर थोड़ा सा एक डिस्कशन है। हम लोग चलते हैं प्राचीन भारत की तरफ, यानी कि एंशिएंट इंडिया में हम लोग चलते हैं। तो दौर था 6वीं शताब्दी का, और 6वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिला था कि हम लोगों को क्या मिला था? पहला टाइम लोहा मिला था, ठीक है। लोहा मिलने के बाद ये जो लोहा का जब हल बना, क्या बना? लोहा का हल बना। तो ये जो लोहा का हल है वो ज़मीन को बहुत अंदर तक क्या कर सकता था? कोड़ सकता था। और इसी तरह से देखा गया कि छोटा नागपुर का इलाका है, वहाँ पे लौह अयस्क बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और ये जो इलाका है गंगा यमुना और बहुत सारी इसकी सहायक नदियों का इलाका था। यहाँ पे जब लोहा आया और इन खेतों को लोहा से बना हुआ हल ने जब इसको जोता, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ जितना कि इतिहास में उस समय 6वीं शताब्दी के पहले कभी भी देखने के लिए नहीं मिला।
इससे अंतर क्या होता है कि यहाँ का सभ्यता ही पूरा का पूरा चेंज हो गया, और सभ्यता चेंज होने के माध्यम से आप देखते हैं कि होता क्या है कि जो बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे महाजनपद जो है वो निकल करके आया। जैसे कि आपको पता है कि मगध का यहाँ पे क्या हो जाता है, उत्कर्ष हो जाता है। तो एक छोटा सा खोज लोहा ने पूरा का पूरा इतिहास को ही क्या कर दिया है, एक शेप दे दिया है। तो अब जो है ट्रैक्टर्स हैं, जो बहुत सारे हार्वेस्टर्स हैं, इसने भी क्या किया है, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो है लेकर के आया है। परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे कि टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन। यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन होता हुआ आपको दिखाई देता है। तो इस बात को भी मेंशन करेंगे। आपको पता चल रहा है कि मशीन जो है वो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाता है, एंशिएंट से जोड़ करके हम लोग साइंस एंड टेक को भी देखे हैं। तो इस चीज़ को आपको मेंशन करने के लिए लिखिए कि छठी शताब्दी में एक लौह अयस्क के खोज ने कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया है। ठीक है, बस उसी तरीके से ट्रैक्टर, ट्रांसप्लांटर्स और कंबाइन हार्वेस्टर ने हार्वेस्टिंग के समय होने वाले खर्च को और अनाज की बर्बादियों को बहुत कम कर दिया है। ठीक है, अब एक वर्ड है जो आपको मेंशन करने के लिए है आगे, आईपीएम। क्या होता है आईपीएम? क्या होता है? साइंस के शब्दों को समझिए। आईपीएम क्या होता है? इंटीग्रेटेड, लिखिएगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट बहुत तरीके का होता है। इसमें लिखेंगे ए, बायोलॉजिकल कंट्रोल, रेजिस्टेंस वेराइटीज, पेस्टिसाइड, रिड्यूस क्रॉप लॉसेस, हिंदी में जैविक नियंत्रण, सीमित कीटनाशक उपयोग फसल के नुकसान को घटाता है। फसल के नुकसान को क्या करता है? तो घटाता है। ऑब्वियस सी बात है कि आप अच्छे से पेस्ट मैनेजमेंट कीजिएगा तो फसल का नुकसान क्या होगा? पहले की अपेक्षा कम होगा। जैविक नियंत्रण और सीमित कीटनाशक उपयोग से फसल नुकसान घटता है। आगे मेंशन करेंगे कोल्ड चेन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। कोल्ड चेन लिखेंगे, अब हार्वेस्ट हो गया, कोल्ड चेन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, कोल्ड चेन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है? कुछ आइडिया? कोल्ड चेन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जब एक बार फसल घर में कट करके आ गया या खेत से खलिहान में पहुंच गया तो वो कहाँ चला जाता है? बिकने के लिए। और फिर जो खरीदता है उसको कहाँ पर रखता है? कोल्ड स्टोरेज में। तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको लिखने के लिए है, पहले हिंदी में लिखिएगा कि साइलो, कोल्ड स्टोरेज, साइलो क्या होता है बताएंगे हम। साइलो, कोल्ड स्टोरेज व रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट।
रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट खाद्य वस्तुओं की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है बताएंगे। इंग्लिश में इम्प्रूव्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट एंड कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज एंड कंट्रोल्ड स्टोरेज एंड कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज, इम्प्रूव्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट एंड कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज एक्सटेंड सेल्फ लाइफ एंड रिड्यूस वेस्टेज। साइलो, कोल्ड स्टोरेज व रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट से खाद्य वस्तुओं की सेल्फ लाइफ बढ़ती है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि फ्रिज में खाना जो है वो खराब क्यों नहीं होता है। कोई बता सकता है? इसके अलावा क्या होता है आप फ्रिज में खाना क्यों नहीं खराब होता है? फल उसमें ज़्यादा देर तक क्यों टिका हुआ रहता है? सेम कॉन्सेप्ट होगा कोल्ड स्टोरेज का ही, तो चीज़ों को समझना भी है। तो बतलाइए। उससे पहले एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे कि एक आपके पास में बिस्किट है, एक शब्द है कि भाई कोई बोलता है कि बिस्किट मेहरा गया है, तो उसको अगर आप फ्रिज में रख देते हैं तो और ज़्यादा वो मेहरा जाएगा कि वो थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा? नमी की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, सहमत है? नहीं, वो क्रंची हो जाता है। हाँ, मॉइस्चर खींच लेता है वो। ठीक है, तो वो और ज़्यादा क्रंची हो जाता है। एक क्वेश्चन भी पूछा था फ्रिज के ऊपर में, एक क्वेश्चन भी पूछा था बीपीएससी प्रीलिम्स में कि मान के चलिए कि आपके घर में फ्रिज है और फ्रिज को जैसे कि हम लोग आते, बच्चा जो होता है वो फ्रिज को खोल करके मुंह घुसाता है गर्मी के दिन में ठंडा लगने के लिए, तो क्या फ्रिज को बहुत देर तक खोल दिया जाए तो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा? PYQ है भाई, है ना? क्या होता है इसका आंसर? PYQ देखा कीजिए। रूम का टेम्परेचर घट जाता है, बढ़ता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फ्रिज में क्या काम होता है। फ्रिज में माने कि एक सेव रखा हुआ है, ठीक है ना? सेव के अंदर में क्या होता है? सेल। देखिए सेल से बना हुआ है। सेल जब तक जिंदा है तब तक ये सड़ नहीं रहा है। सेल जैसे ही मरना शुरू हुआ, इंसान का भी यही होता है। आपका सेल बहुत जिस तेज़ी से सेल बन रहा है, अगर उसी तेज़ी से सेल जिस तेज़ी से सेल मर रहा है उसी तेज़ी से सेल अगर बनता रहे तो हम लोग सही रहते हैं। सेल का जो रेट है बनने का, वो अगर घट जाता है तो हम लोग धीरे धीरे मौत की तरफ जो है चले जाते हैं और लास्ट में मौत हो जाता है। तो ये सेल है, इसके अंदर में क्या है? बहुत सारा सेल है, और सेल जो है वो जब मरना शुरू कर देता है तो सेल जो है वो सड़ना शुरू कर देता है। क्लियर सा बात ये है। सेल मतलब जिंदा है, इसका प्रमाण क्या है? आप जिंदा हैं, इसका प्रमाण क्या है? कि आप सांस ले रहे हैं। आप क्या ले रहे हैं? सांस ले रहे हैं। तो सेल क्या है? सांस ले रहा है। तो ये जो रिस्पायरेशन का जो रेट है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो रिस्पायरेशन का जो रेट है, रिस्पायरेशन का जो रेट है, सब नहीं बोलता है कि सब, ऐसा कहावत भी है कि सब अपना सांस ले करके आता है कि अब कितना सांस लेने के लिए है, ना आप उससे ज़्यादा सांस लीजिएगा ना उससे कम सांस लीजिएगा। एक काफ़ी टेक्निकल शब्द भी है। तो इस जो रिस्पायरेशन का जो रेट है उसको फ्रिज क्या कर देता है? घटा देता है। मान के चलिए कि एक सेल को 100 सांस लेने का ही क्षमता है, और इसको अगर आप एटमॉस्फेयर में रूम टेम्परेचर में रखिएगा तो ये 100 सांस मान के चलिए कि एक दिन में ले लेता है। तो यही 100 सांस लेने में फ्रिज में रखा हुआ जो सेव है वो 5 दिन लगाता है। इसलिए 5 दिन तक सेव जो है फ्रिज में क्या रहता है? तो सही रहता है। तो सब खेल क्या है? रिस्पायरेशन का है। इसलिए कहा भी जाता है नॉर्मल इंसान अगर प्राणायाम करे, धीरे धीरे सांस ले, धीरे धीरे सांस को छोड़े, उसका जीवन थोड़ा सा क्या होता है? बढ़ जाता है। जितने देर आप हड़बड़ाए हुए रहिएगा, अकबकाए हुए रहिएगा, दौड़ते भागते रहिएगा, उतना तेज़ी से आप सांस को लीजिएगा। गुस्सा में अकबकाया हुआ इंसान सांस तेज़ी से लेता है तो उससे उम्र का क्या होता है? तो क्षय होता है। तो यही है आपका कोल्ड चेन और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करता है? सड़ने गलने से खाद्य सामग्री को बचाता है।
खाद्य सामग्री को बचाता है। आगे लिखेंगे कोल्ड चेन और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे लिखिएगा इसमें फूड प्रोसेसिंग, एक बार आपका जो खाना है वो कहाँ पे, जो खाद्य पदार्थ है कहाँ रखा गया, कोल्ड स्टोरेज में, तो वहाँ से जब वो निकलेगा तो प्रोसेस होगा। हम लोग के पास जो चावल पहुँचता है, मान के चलिए आप अगर आज मार्केट में निकलें और मार्केट आपको चावल खरीदने के लिए है, आपको पता है कि पॉलिश चावल खाने से वेरी वेरी डिजीज होता है, और आप पूरा पटना में खोजिए सब जगह कि हमको भाई अनपॉलिश चावल दो, आपको नहीं मिलेगा। कहीं भी मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ठीक है, वो देता ही नहीं है, वो उसके पास रहता ही नहीं है। आप कहीं जाइए, मॉल में जाइए, कहीं जाइए, आपको पॉलिश चावल ही खाना है, आपकी मजबूरी है। आपको दाल भी क्या खाना है, तो पॉलिश ही खाना है। तो पॉलिशिंग ऑफ पल्सेस एंड पॉलिशिंग ऑफ राइसेस, ये सब क्या है, तो प्रोसेसिंग ऑफ क्या है, फूड का एक उदाहरण है। लिखेंगे फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन मेथड। फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन मेथड, हमको कुछ मेथड के बारे में बताइए जिससे कि फूड को प्रिजर्व किया जाता है। नहीं वो नहीं, वो तो बन चुका है ना फैक्ट्री में। नॉर्मल फूड को कैसे हम लोग प्रिजर्व करते हैं, तो उसको टाइटली कंटेनर में पैक करते हैं। तो लिखिएगा कैनिंग एंड पैकेजिंग, और क्या तरीका है, कैनिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, अगर आपके पास में दूध है, दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उसका क्या होता है, हाँ दूध का क्या होता है, पास्चराइजेशन होता है। लिखिएगा पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन। एक पैकेट है, एक चावल इसके अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर अगर नॉर्मल एयर, जो यहाँ का जो एयर है ये भरा हुआ रहेगा, तो इस एयर में मॉइस्चर भी है, ये खराब हो जाएगा। तरीका क्या है, इसको पहले वैक्यूम कर देना, इसको कहते हैं वैक्यूम पैकिंग, वैक्यूम पैकेजिंग। क्या कहते हैं इसको, वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग में क्या होता है कि जो अंदर पैक किए उस समय जो भी गैसेस मौजूद है उसको क्या कर लिया जाए, खींच लिया जाए, और खींचने के बाद उसमें अलग तरह का गैस भर दिया जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। तो नॉर्मल गैस को बाहर निकाल करके इनर्ट गैस के भरने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैक्यूम पैकेजिंग कहते हैं। पूछ सकता है आपसे 6 नंबर में कि वैक्यूम पैकेजिंग क्या होता है, तो कम से कम आपको इतना आइडिया होना चाहिए वैक्यूम पैकेजिंग जो है ये है। ठीक है, वैक्यूम पैकेजिंग होता है। अब इसके बाद आपको है इंफॉर्मेशन सिस्टम, लास्ट में है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम आने से भी एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। कैसे इम्प्रूव किया है, जैसे कि एक खेत है किसी एरिया में, और आपको मोबाइल से, मोबाइल पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है सरकार से कि भाई आपके एरिया में क्या होने वाला है, सूखा आने वाला है, आपके एरिया में बारिश होने वाला है, आपके एरिया में आपका जो खेत है इसमें कुछ का कमी देखने के लिए मिल रहा है, पोटाशियम कमी देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे आप अवेयर हो करके अपना खेती को सुधार सकते हैं। तो लिखिएगा इंफॉर्मेशन, इसमें लिखने के लिए है मोबाइल एडवाइसेस, मोबाइल से एडवाइस मिलता है। ठीक है, मान के चलिए कि हम एक आलू और प्याज का कारोबारी हैं, तो मेरे लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि पर डे मंडी का जो भाव है वो कहाँ पे शो करता है, मोबाइल में या पेपर में आप देखते हैं शो करता है। तो मेरे यहाँ कोई ख़रीदने के लिए आएगा मेरे प्रोडक्ट को, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, हम हो सकता है कि हम 2 दिन अगर रेट कम है तो हम नहीं बेचें, जिस दिन रेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा कर रहा उस दिन हम बेचेंगे। तो इससे किसानों को क्या होता है, बेनिफिट भी होता है। तो आपको लिखने के लिए है मार्केट प्राइस इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों को मिलता है। मार्केट प्राइस इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों को मिलता है। वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट समझते हैं ना, वेदर फोरकास्टिंग। अब एक चीज़ और है, एक वर्ड ई प्लेटफॉर्म आपको मिलता है।
ई प्लेटफॉर्म। अब क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है कि एग्रीकल्चर में ई प्लेटफॉर्म का उपयोग क्या है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म का उपयोग क्या है। मान के चलिए कि हम किसान हैं और हम एक छोटे किसान हैं, मेरे पास मेरा ज़मीन का टुकड़ा क्या है काफ़ी कम है, लेकिन हमको मन है कि हम इसमें टेक्नोलॉजी को लेकर के आएँ। तो एक ई प्लेट आप किसी साइट पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए और मतलब ट्रैक्टर। तो एक सामंत किसान है और इसके पास में 2 4 5 ट्रैक्टर है। तो आप ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको कांटेक्ट करके इसका ट्रैक्टर जो है रेंट पे हायर कर सकते हैं, पहला चीज़। सेकेंड है कि आपने ट्रैक्टर हायर किया, एक चेन बनाते हैं कहानी का। तो ट्रैक्टर से आपने खेती किया, आपका खेती थोड़ा अच्छा हो गया, तो आपके घर वाले बोल रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर बहुत अच्छा चीज़ है, हम लोग रेंट क्यों दें, हम लोग क्या करें ट्रैक्टर को बाई कर लें। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ट्रैक्टर का रेट को भी कहाँ पे, अब किसान है उसको पता ही नहीं है, गांव में तो मार्केट होता नहीं है कि ट्रैक्टर कितना में मिलेगा। तो जो इनपुट टेक्नोलॉजी है या जो इनपुट मशीनरी है उसका हम लोग रेट जान सकते हैं। मान के चलिए कि मेरे घर में ट्रैक्टर पहले से ही था, उसका कुछ पार्ट पुर्जा ख़राब हो गया, हमको कुछ मैकेनिक का ज़रूरत है, तो हम गांव में भी मैकेनिक ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। मान के चलिए कि मेरा बहुत अच्छा इस बार मखाना बहुत अच्छा हुआ है और हम चाह रहे हैं कि जितना क्वालिटी मेरे मखाना को हुआ है उसका सही रेट हमको बिहार में नहीं मिलेगा, बिहार के मार्केट में। तो इस मखाना को डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। कहाँ पे, ऑनलाइन मार्केट में हम लोग सेल कर सकते हैं। तो ई प्लेटफॉर्म ने भी काफ़ी क्या किया है, चीज़ों को बेहतर बनाया है। मान के चलिए कि हम हमेशा 3 4 ही फसल उगा पाते हैं, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया और कुछ दाल उगा पाते हैं। लेकिन हमको मन है कि यार इस बार मेरा जो खेत है उसमें हम क्या करें, कुछ अलग फसल उपजाएं। तो हम कहाँ से पूछेंगे, ए प्लेटफॉर्म से ही पूछेंगे कि मेरा भाई मिट्टी का क्वालिटी ये है, क्वालिटी चेक करवाएंगे, क्वालिटी चेक शुरू में ही बताना है, सॉइल का जो चेकिंग करवाएंगे ई प्लेटफॉर्म पे हम डालेंगे कि मेरे मिट्टी के अंदर में ह्यूमस क्वांटिटी इतना है, NPK मेरा इतना है, मॉइस्चर इतना है, मेरे यहाँ टेम्परेचर इतना है, मेरे यहाँ वाटर जो है इतना ज़्यादा मेरे में वाटर है। तो बताइए क्या हम इसमें गन्ना लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, बताइए कि जो मेरा मिट्टी है उसमें हम गन्ना लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, कपास लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों को कहाँ से मिल सकता है, तो ई प्लेटफॉर्म से मिल सकता है। तो एक क्वेश्चन के अंदर में हम लोग ये भी बतलाएं कि ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से चीज़ें जो है वो कितना अच्छा हो सकती है। इसके बाद मान के चलिए कि मेरे पास बहुत ज़्यादा खेत है या कम ही खेत है, तो हम कुछ फसल तो लगा दिए लेकिन हमको डर लग रहा है कि मेरा फसल बर्बाद ना हो जाए, और फसल जब बर्बाद होता है तो किसान मैक्सिमम आत्महत्या भी कर लेता है। तो उस कंडीशन में हम लोग इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। तो इंश्योरेंस के लिए हम लोग कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हम लोग सीधे क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान के चलते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम अगर खेत में आता है या हमको खेत का जो टैक्सेशन है सिर्फ कटवाने के लिए है, तो फिर भी हमको ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे हम क्या कर सकते हैं चीज़ों को, या हम कुछ भी सीखने के लिए है, बेचने के लिए है, कुछ चीज़ों सब चीज़ का उपयोग करके ई प्लेटफॉर्म का उपयोग करके हम बेहतर खेती को कर सकते हैं। तो ई प्लेटफॉर्म भी क्या है, एक खेती के प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि इंसान का क्या होता है, डॉक्टर होता है। मान के चलिए कि मेरा खेत है और उसमें हम फूल लगाए हुए हैं, फूल की खेती कर रहे हैं, और वो फूल जो है उसमें किसी तरह का पेस्टिसाइड हो गया है, तो हम गांव को दुकान पे गए और पेस्ट हो गया है, तो हम गांव को दुकान पे गए, उससे मांगे कि भाई कुछ पेस्टिसाइड दे दो, हम यूज किए तो उससे मेरा ठीक नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, हम क्या करें। तो आपको उधर से इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके अपने खेतों में इस चीज़ का छिड़काव कीजिए। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको स्टार मार्क कीजिए कि यूज ऑफ ई प्लेटफॉर्म इन एग्रीकल्चर। चांसेस है अगले बार एग्जामिनेशन में आने का। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा ऐसा ही हम लोगों का क्वेश्चन था 17वीं BPSC का ए नंबर का जो क्वेश्चन था, शॉर्ट में यही क्वेश्चन था कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है और चीज़ों को प्रिजर्व किया जा सकता है।
बी नंबर क्वेश्चन था कि साइबर क्राइम क्या होता है, लिखिएगा साइबर क्राइम। इस वाले क्वेश्चन में बोला कि साइंस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इससे तो आप फार्मिंग पर लिमिटेड रह गए, एग्रीकल्चर में तो और सेक्टर है जैसे मैनेजमेंट की। नहीं नहीं नहीं, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का ये है, लेकिन स्पेसिफिकली 6 नंबर में आपको लिखने के लिए था इसको, तो हम लोग किस पे रहेंगे फोकस। तो बोल रहे हैं कि वर्ड को कैसे लिमिट करना है, 6 नंबर में क्या लिखना है आपको ये बताया जा रहा है। 6 ही नंबर का था, लेकिन अब हम 6 नंबर का है तो हम 6 पॉइंट लिखेंगे, तो हमको तो समझाना है इसलिए हम तो एक्सप्लेन किए हैं। लिखेंगे कितना हम लोग, 6 ही पॉइंट लिखेंगे ना, यानी कि 1.5 पेज लिखेंगे। उसमें इंट्रोडक्शन भी लिखना है, बॉडी पार्ट भी लिखना है, और क्या लिखना है तो कंक्लूजन भी लिखना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट आंसर में जो भी टर्म है उसको बता दिया जाए, ताकि आप लॉन्ग आंसर में वो जो टर्म हम यूज करें तो आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो कंक्लूज हम लोग इसको कैसे कंक्लूड करते हैं, हिंदी में पहले लिखिएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी से, हम अंग्रेजी में बोलेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी से उपज बढ़ती है, जोखिम घटते हैं, जोखिम घटते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी से उपज बढ़ती है, जोखिम घटते हैं, और पोस्ट हार्वेस्ट हानि कम होती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी से उपज बढ़ती है, जोखिम घटते हैं, और पोस्ट हार्वेस्ट हानि कम होती है। परिणाम स्वरूप किसानों की आमदनी और खाद्य सुरक्षा बेहतर होती है। परिणाम स्वरूप किसानों की आमदनी और खाद्य सुरक्षा बेहतर होती है। निरंतर शोध, विस्तार और सस्ती तकनीक की पहुंच आवश्यक है। छोटा सा हम कंक्लूजन लिखवाए हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी से उपज बढ़ती है, जोखिम घटते हैं, और पोस्ट हार्वेस्ट हानि कम होती है। परिणाम स्वरूप किसानों की आमदनी और खाद्य सुरक्षा बेहतर होती है, और खाद्य सुरक्षा बेहतर होती है, और खाद्य सुरक्षा बेहतर होती है। निरंतर शोध, खाद्य सुरक्षा बेहतर होती है। निरंतर शोध, विस्तार और सस्ती तकनीक की पहुंच आवश्यक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, reduces risk. Science and technology increases productivity, reduce risk, and minimize post harvest losses. Science and technology increase productivity, reduce risk, and minimize post harvest losses. Together these raise farm income. Together these raise farm income, continued investment in research, extension and affordable technology. Continued investment in research, extension and affordable technology is essential for sustainable gains. ठीक है, तो कुछ टेक्निकल टर्म और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन और बॉडी पार्ट लिख करके ही आप 6 में 4 नंबर तक ला सकते हैं। 5 नंबर लाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट हम लोग उस पर भी काम करेंगे जब हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आगे हेडिंग दीजिएगा साइबर क्राइम। क्या होता है साइबर क्राइम? एक होता है क्राइम, ध्यान से समझना है, और एक है आपका साइबर क्राइम। क्राइम और साइबर क्राइम। क्राइम से साइबर क्राइम कैसे अलग है? क्या होता है साइबर क्राइम? और जैसे कि मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, मेरे पास हाँ, आप टेक्नोलॉजी बोले हैं, मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, मेरे पास एक रिवॉल्वर है, तो भी टेक्नोलॉजी ही है।
आप टेक्नोलॉजी वर्ड यूज किए ना, मेरे पास ऑटोमेटिक गन है एक, वो जो टेक्नोलॉजी ही है, उससे हम कुछ क्राइम करते हैं, 2-4 ठो को मार देते हैं यहाँ पे, तो ये साइबर क्राइम हो गया क्या? तो टेक्नोलॉजी देखिए यही तो है, लोग लिख देते हैं फ्लो फ्लो में। स्पेसिफिकली साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम क्या है? डिजिटल, सिर्फ डिजिटल से काम चल जाएगा? तो मान के चलिए कि यहाँ पे हम बम इम्प्लीमेंट कर दिए, डिजिटली कंट्रोल कर रहे हैं और घर जाकर दबा दिए, सब खत्म, तो ये क्या है? साइबर क्राइम है? बताइए आप, सोचिए, ये क्राइम है। ये तो पहले से भी हो रहा था, पहले के मूवी में, कि भाई कार के अंदर में बम इम्प्लीमेंट कर दिया, रिमोट से दबा देता है उधर मिथुन चक्रवर्ती, तो क्या हो गया अपना, वो कार उड़ गया। तो पहले से हो रहा है। साइबर क्राइम न्यू चीज़ है। अभी तक आप क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो अंतर समझ में आ रहा है क्राइम और साइबर क्राइम में? अब बताइए, अब साइबर क्राइम क्या होता है? फिर सोचिए, साइबर क्राइम होता क्या है? अरे भाई, तो क्राइम से भी तो भय बनाया जाता है। हम साइबर क्राइम पूछ रहे हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है? डिजिटल क्राइम कितना नॉर्मल है, हम लोग चाय की दुकान पे कहीं भी साइबर क्राइम के बारे में बात करते हैं, उसको डिफाइन करने आकर कितना मुश्किल हो जाता है। व्हाट इज साइबर क्राइम? हाँ नहीं भाई, अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि साइबर क्राइम क्या होता है, तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा। लिखिए पहले हिंदी में डिफिनेशन, अब सुनिए जो इंग्लिश वाले हैं लिखेंगे। साइबर क्राइम उन अपराधों को कहते हैं, साइबर क्राइम उन अपराधों को कहते हैं जिनमें कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर कॉमा नेटवर्क या डिजिटल उपकरण, जिनमें कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल उपकरण अपराध का माध्यम, जिनमें कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल उपकरण अपराध का माध्यम, लक्ष्य या स्थान होते हैं। समझ में आया? हाँ, माध्यम, लक्ष्य या स्थान होते हैं। माध्यम, लक्ष्य या स्थान होते हैं। ये व्यक्तिगत व्यावसायिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। ये व्यक्तिगत व्यावसायिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। साइबर क्राइम उन अपराधों को कहते हैं जिनमें कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल उपकरण अपराध का माध्यम, लक्ष्य या स्थान होते हैं। ये व्यक्तिगत व्यावसायिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। इंग्लिश में लिखना है। साइबर क्राइम refers to offenses. Cyber crime refers to offenses where computers, network or digital devices are used as instrument. यहाँ चाकू, कट्टा, गोली, बंदूक, तीर, कमान का उपयोग नहीं होता है। हम लोग उपयोग किसका करते हैं क्राइम करने के लिए? कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, नेटवर्क का उपयोग करते हैं और डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। ठीक है। यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट, टारगेट्स मतलब कि साइबर क्राइम में टारगेट क्या होता है? आप नहीं, आपका कंप्यूटर, आपका डिजिटल डिवाइसेस, यानी कि मतलब साइबर क्राइम में इंसान को टारगेट करता है, वो आपके पर्सनल चीज़ों को टारगेट करता है, आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को टारगेट करता है, वैसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को टारगेट करता है जो सार्वजनिक हो जाएगा तो व्यक्ति के रूप में भी या देश के रूप में भी, समाज के रूप में भी, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी आपकी वैल्यू डिग्रेड हो सकती है। जान नहीं जाता है, आपको इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है कि आप जान, व्यक्तिगत स्तर पर आप जान दे सकते हैं। हाँ, इस टाइप का चीज़। बट ऐसा नहीं कि इसमें मतलब आया और मोबाइल रखा हुआ है, खुद से उड़ के आया, मुंह पे मार दिया, हम लोग मर गए, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो लिखना है कि साइबर क्राइम रिफर टू ऑफेंसेस वेयर कंप्यूटर, नेटवर्क और डिजिटल डिवाइसेस आर यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट
कॉमा टारगेट और प्लेस ऑफ कमीशन और प्लेसेस ऑफ कमीशन। हम लोग किसी का हत्या होता है तो एक वर्ड सुनते हैं क्राइम सीन, क्राइम स्पॉट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइबर क्राइम में क्राइम स्पॉट क्या होता है? आपका कंप्यूटर, वो क्या है? आपका डिजिटल डिवाइसेस, वो क्या है? क्राइम स्पॉट वही है। नहीं तो क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाए, होता है ऐसे क्राइम, नॉर्मल क्राइम में, यहाँ पे अलग चीज़ है। देखिएगा, इट स्पैन्स क्राइम्स दैट हार्म इंडिविजुअल, it spans crimes that harm individual, business and the state, business and the state. It spans crimes that harm individual, comma business and the state, from fraud to attack on digital infrastructure, from fraud to attacks on digital infrastructure। आपको ये डिफिनेशन को याद करना पड़ेगा। फिर से बोलते हैं हम, मिला लीजिएगा। साइबर क्राइम्स रिफर टू ऑफेंसेस वेयर कंप्यूटर्स, नेटवर्क और डिजिटल डिवाइसेस आर यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स, टारगेट्स और प्लेसेस ऑफ कमीशन। इट स्पैन्स क्राइम्स दैट हार्म इंडिविजुअल, बिजनेसेस एंड द स्टेट, फ्रॉम फ्रॉड टू अटैक ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। मान के चलिए कि आपके पास एक लिंक आया, बेस्ट नोट्स फॉर बीपीएससी 21st प्रीलिम्स। आपने उस लिंक को खोला, ठीक है, फिर आपको बोला कि नोट्स को कुछ सैंपल दिखलाया आपको, ऐसा नोट्स है कि शुरू में थ्योरी दिया हुआ है, बाद में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन भी आराम से बन रहा है। फिर बोला कि अगर आपको ऐसा नोट्स चाहिए तो इस QR कोड पे इतना पेमेंट कर दीजिए। आप पेमेंट करने का आप अपना ATM का डिटेल डाल दिए, मान के चलिए, पता चला कि फिर वो खुद से ही पेमेंट करवा ले रहा है बार बार। जो आपके पास पैसा है वो खींच ले रहा है। इसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड। इसमें क्या होता है? साइबर क्राइम में फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो इसको आपको मेंशन करने के लिए है। या फिर आपका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान के चलिए कि आप एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप इस डिजिटल बोर्ड का यूज कर रहे हैं, आप लिखना कुछ चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ और चलना शुरू हो जाए, कुछ आपत्तिजनक चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाए, तो ये सब क्या है? आपके साथ में क्या हो चुका है? डिजिटल फ्रॉड हो चुका है, क्राइम हो चुका है, साइबर क्राइम हो चुका है। क्लियर सा बात ये है। मान के चलिए कि आप किसी को, जैसे कि मिस यूज ऑफ फोटोज़, जो प्राइवेट फ़ोटो होता है, वीडियोज, ये सब किसी में सब आता है, सब साइबर क्राइम में आता है। डिपसेक का नाम सुने, सब ये क्या है? एक तरह का, ठीक है। और कितना ईजी है, बहुत ईजी टारगेट है ये चीज़। अब हम लोग इसको बॉडी में, अब ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या बतलाएं कि ये उस तरह का अपराध है जो किस तरह के चीज़ों से किया जाता है। कंप्यूटर से किया जाता है और किससे किया जाता है? नेटवर्क। मतलब क्या? अगर आप जाते होंगे स्टेशन पे तो लिखा हुआ रहता है कि आप जहाँ तहाँ वो नहीं लगाएं, चार्जर नहीं लगाएं। पढ़े हैं सर हुआ? चार्जर भी स्पेसिफिक जगह ही लगाना है। मान के चलिए कि आपके मोबाइल में कोई इंटरनेट बैंकिंग है, तो कभी कभी इंटरनेट बैंकिंग का ध्यान दीजिएगा इस बात को। आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मानिए कि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड है और हमको ना इसका पासवर्ड चेंज करना है, जब पासवर्ड चेंज करना रहेगा और आप अगर वाईफाई यूज कर रहे होंगे तो वो चेंज नहीं करेगा बैंक। वो बोलेगा कि नेटवर्क सिक्योर नहीं है, आप अपना पर्सनल इंटरनेट को ऑन कीजिए, तब हम क्या करेंगे? आपका पासवर्ड चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से और कुछ डिजिटल इक्विपमेंट के माध्यम से आपके साथ में क्राइम होता है। तो यहाँ पे गोली बंदूक तीर कमान नहीं है। चीज़ें क्या है? कंप्यूटर है। चीज़ें क्या है? नेटवर्क है। और क्या है? तो आपका डिजिटल इक्विपमेंट है जिसके माध्यम से क्राइम होता है, ठीक है। अब ये क्राइम जो होता है वो कहाँ होता है? क्राइम जो है वो कहाँ होता है? तो क्राइम इसी से होता है और इसी पर होता है। आपके कंप्यूटर, आपके डिजिटल इक्विपमेंट जैसे कि मोबाइल हो गया और आपके नेटवर्क, इसके ऊपर में ही क्राइम किया जाता है, इसको प्रभावित किया जाता है। समझ में आ गया? क्राइम हो भी किससे रहा है और हो भी कहाँ रहा है? तो क्राइम, अब मान के चलिए कि यहाँ पे रिवाल्वर था, ये इंसान था, इसको मार दिया,
तो ये मर गया। इसमें क्या होता है, मरता नहीं है लोग। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, मतलब आपको मंथली खर्चा खराब कर देगा, आपका सेविंग को ख़त्म कर देगा। ये भी एक तरह का क्या है, इनडायरेक्ट मौत ही है। दूसरा क्या है, आपको डिफेम करेगा, आपको क्या करेगा, डिफेम करेगा। ठीक है, आपका जो कुछ सीक्रेट है या जो प्राइवेट चीज़ें है उसको डिस्क्लोज कर जाएगा, मतलब कि ऐसा चीज़ करेगा कि आप जिंदा तो रहिएगा बट चैन से जिंदा नहीं रहिएगा। हाँ, मेंटल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग, ये सब चीज़ें किस में आता है, तो साइबर क्राइम में आता है। पैसा का लॉस, व्यक्तिगत पहचान का लॉस, बदनामी, ठीक है, और कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को आप, जो चीज़ आप चाहते, जो प्राइवेट है, जो चाहते नहीं कोई देखे, वैसे चीज़ जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम पे इस बार ऐसे आने का चांसेस है, ऐसे पूछेगा, तो हम लोग साइबर क्राइम को हल्का समझते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत कि साइबर क्राइम क्या होता है, लिखेंगे बॉडी पार्ट, लिखेंगे इसमें बॉडी पार्ट, लिखेंगे फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। एक वर्ड होता है फिशिंग, इस वर्ड को समझना पड़ेगा, डायरेक्ट समझाएंगे दिक्कत होगा। एक होता है फिशिंग, फिशिंग क्या होता है भाई,